आप सभी को नमस्कार। आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत। आज सीबीएसई 9th ग्रेड फर्स्ट लेसन सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, आप सबको कल कवि परिचय हम पढ़ाए हैं। कवि परिचय में जो भी डाउट्स आपने रखा है, जो भी आपने डाउट्स को कमेंट्स में रखा है या व्हाट्सएप में रखा है, उसको हमने देख लिया है और उसको रिप्लाई भी कर दिया है। आप उससे संतुष्ट है कहकर हम समझते हैं। तो आज दूसरा पार्ट, आज पार्ट के अंतर्गत चले जाएंगे। साधारणतः आज धूल पाठ को हम पढ़ाएंगे। धूल क्या होता है? जैसा कि धूल वो होता है, हम लोग जब चलते हैं, हम लोग जब चलते समय जो बारिश आता है, जब कोई तूफ़ान आता है, कोई हवा झोंका आता है, तब उड़ती है जो ज़मीन में से, जो उसको धूल कहते हैं। तेलुगु के अंदर धूली कहते हैं, धूल हिंदी में कहते हैं। इस तरह से आज हम इस धूल के बारे में आज बात करेंगे। कवि ने इस लेसन को क्यों रखा है, क्या इसके अंतर्गत क्या नीति रखा है, हम आज जानकारी करेंगे। तो हम चलते हैं। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है। हिंदी जो पोएम्स लिखते हैं, हिंदी में जो बहुत सारे बातें कही जाती है, उनमें से बहुत पसंदीदा, बहुत फेमस पंक्ति के अंतर्गत इसको लिया जाता है। ये पंक्ति यह है कि सुन लीजिए। जिसके कारण धूली भरे हीरे कलहाए। చూడండి, जिसके कारण, ఎవరి कारणम, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हीरे किसे कहते हैं? डायमंड्स को कहते हैं। जैसा कि जब धूली उड़ती है, धूल उड़ता है, तो उसको डायमंड कहलाते हैं। धूल के अंतर्गत से जो हमें आँखों में कभी पड़ जाता है, कभी हमें पीछे पड़ जाता है, कभी हमारे सर पे पड़ जाता है, जो धूल उड़ता है उसको हीरे कहलाए। जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। साधारणतः समयानुगुण, समय के अनुगुण, समय के अनुसार ये जो मीनिंग बदलते रहता है। तो हीरे मतलब डायमंड होता है, जिसके कारण मतलब उसके कारण होता है। समय के अनुसार जिसके कारण धूली हीरे बन जाते हैं, हीरे कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जो काम करने जाते हैं, जो अच्छाई करने जाते हैं, जो सबके भलाई के लिए जाते हैं, तो अच्छे ही होते हैं। किसी बुराई करने के लिए जाते हैं, किसी बुराई के लिए सोचते हैं, तो बुराई होता है। इसी तरह से जब वो धूली उड़ता है, किसी के बचाने के लिए उड़ता है, तो हीरे बनते हैं। किसी को खराब, जैसा कि ये करने के लिए करता है, तो उसको बुराई कहते हैं। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात लेकर हमें आगे बढ़ते हैं। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुए देखना पसंद करेगा। जैसा कि हीरे को, जैसा कि डायमंड्स को जो प्रेम करता है, शायद मीन्स शायद, बहुसा मीन्स हो सकता है। शायद उस साफ सुथरा, साफ मतलब क्लीन, सुथरा मतलब क्लीन एंड ग्लीन,
साफ सुथरा क्लीन से रहना है, अच्छे से रहना है। खरादा मीन्स स्मूथ हुआ, आँखों में चकाचौंध पैदा हुआ करते हुए देखना पसंद करता है। हीरों को, डायमंड को जो प्रेम करते हैं वो लोग साफ सुथरा डायमंड को देखना चाहते हैं। आँखों को दिखते ही चकनाचौंध मेरी धगधगाना, अच्छे से चमकने को चकाचौंध कहते हैं। पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं। डायमंड को कोई भी ऐसा ही देखना पसंद करता है। डायमंड का काम ही चकाचौंध करना है। डायमंड को देखते ही वो जो शाइन होता है, उसका शाइनिंग हम पे जो किसी धूम पे किसी दूसरे ऊपर पड़ जाता है तो उसको देखते ही हम बहुत खुश हो जाते हैं। मैं कहने का मतलब ये है, हीरों के प्रेमियों ने इस तरह से सोचते हैं कि हीरा कभी साफ़ सुथरा रहे और चकाचौंध रहे और वो रोशन पैदा करे। सब लोग यही सोचते हैं, उसको ही प्रेम करते हैं, उसको ही लाइक करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ें। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है, जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूली में बीता हो। वह उस धूल के बिना किसी खुशी की कल्पना कर ही नहीं सकता। धूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वह धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता पर को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार लिए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह पसी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। साधारणतः इस लेसन के अंतर्गत जो धूली के इम्पोर्टेंट बताया गया है, जो भी हो गांव में जो पला होता है, बड़ा होता है, वो धूल में ही खेलता है, धूल में ही फिरता है, धूली से ही वो आगे बढ़ता है। तो वो धूल में जितना सार रहता है उतना सार को हम समझ लेना चाहिए। कहने का मतलब है हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिष्य भोलानाथ से कहती है कि धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पेड़ पड़ जाए। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात कन्या लगाया धूरी ऐसे लुरिकान की। उसने भी मानो धूल भरे हीरों के महत्व कम करने में कुछ उठा। कम मतलब कम करना। जैसा कि धूल को जो कोई भी पेरेंट्स होते हैं, कोई माता पिता होते हैं, उसको कभी भी ये सोचते हैं कि वो धूल में ना जाए, वो अच्छे रहे, वो हीरा के जैसा खुशी रहे, सुखी रहे, यही सोचते हैं। लेकिन हीरा से भी बेहतर, जैसा कि धूल में गिरने से वो एक धूल का हीरा बन जाता है, लड़का लड़की कोई भी हो। इसका जो थोड़े बहुत परेशानियां हैं, उन परेशानियों से बचने के लिए भोलानाथ को उनके माँ ने कहती है, आप धूल में मत खेलिए। न रखाता धन्य धन्य में उसने बड़प्पन को विज्ञापन किया, पर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर ली। अंत में ऐसा लारकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरों का प्रेमी है,
धूली भरे हीरों का नहीं। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सन्ने से जैसे वंचित रहता है तो इसका दुर्भाग्य है। और क्या यह साधारण धूली नहीं है, वरना तेल और मिट्टी से मिझाई गई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर पढ़ाया जाता है। संसार में ऐसी सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसी फसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो, उसके मांसपेशियों फूल उठी हो, आराम से वह भरा होता है। अखाड़ में निर्दर्द चारों खाने चित लौटकर अपने को विश्वविजयी लगता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। साधारणतः इस पाठ के अंतर्गत इसमें धूल को बारे में जो बताता रहता है, जैसा कि धूल में ऑयल और मुट्ठे मतलब बटर सिंचाई कि मिट्टी में है। मिट्टी के अंतर्गत जिस तरह से ऑयल होती है, जिस तरह से मिट्टी को खोदने पर पानी भी आता है और बहुत सारा माल भी निकलता है। जैसा कि हम जो चाहते हैं वो सब इसमें मिल जाता है मिट्टी के अंतर्गत। जैसा कि आज पानी भी मिट्टी के अंदर ही बहुत कुछ हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो बड़प्पन होता है ये जो मिट्टी का धूल का, कि वो सबको समा लेते हैं, सबको मिला लेते हैं और अपने मिट्टी का जो भी चीज़ शरीर हमारे शरीर जो होता है वो मिट्टी से बना हुआ है। तो हम लास्ट में आखिर में कहीं जाना है, मिट्टी में ही जाना है। जब हम लोग मिट्टी में चले जाते हैं तो मिट्टी में ही दफनाएंगे भी। कहने का मतलब है मिट्टी का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये लेसन के अंतर्गत हम वही पढ़ रहे हैं। हमारे शरीर में, हमारे देह में बहुत सारे मिट्टी के बने हुए चीज़ें हैं। हम इंसान ही मिट्टी से बना हुआ है, तो इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करना चाहते हैं, हम जो भी बोलना चाहते हैं, हम मिट्टी के हैं तो मिट्टी को क्यों डरें, मिट्टी के साथ ही निकले, ये कहने का मतलब है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असरत पर बहुत कुछ कहा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं को अपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी के ही उपज हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श उन्हें कौन संभव करता है। मना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में मिट्टी की आभा का नाम धूल है। और मिट्टी के रंग रूप ही पहचान उनकी धूल से ही होती है। साधारणतः
हम जो आज काम करते हैं, हम जो आज काम लेते हैं, आज हम खाना बनाते हैं, आज हम सब्जी बनाते हैं, आज हम सब लोग हर तरह से जो चीज़ें यूज़ करते हैं, लेते हैं, वो सब मिट्टी से ही बने हुए हैं, मिट्टी से ही आए हुए हैं, मिट्टी में से ही उभर कर आए हुए हैं। आज हम अनाज खाते हैं, वो मिट्टी से ही आया है। आज हम गेहूँ खाते हैं, वो मिट्टी में से ही उभर कर आए हैं। आज जो सब्जी खा लेते हैं, वो सब मिट्टी में से ही आए हुए हैं। हाँ, मिट्टी को और धूल को अलग अलग नहीं कर सकते। मिट्टी और धूल एक ही है। जैसा कि रूप, रस, गंध, स्पर्श सब एक ही है। और माता की मिट्टी और धूल से अंतर है। माना है कि मिट्टी को और धूल को अंतर ज़रूर है, लेकिन उतना ही जितना ज़्यादा और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। माना शरीर आने की मिट्टी को और धूल को जितना संबंध है कि अपना शरीर को और प्राण को जितना संबंध रहता है, कितना बड़ा शरीर भी रहो, जब प्राण नहीं रहता है तो शरीर क्या करने। जब शरीर रहता है, उसको प्राण नहीं है तो क्या करने। प्राण रहता है, उसके अलावा शरीर नहीं है तो वो शरीर वेस्ट है ना। मतलब धूल को और मिट्टी के बीच का संबंध को यह बताया जा रहा है कि चांद और चांदनी, जैसा कि चांद होता है तो चांदनी आती है। जब अमावस्या के दिन चांदनी आती है, नहीं है। कहने का मतलब है चांद को जितना इम्पोर्टेंट है तो चांदनी को भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब चांद नहीं आता है तो चांदनी कहाँ से आती है। कहने का मतलब ये है, मिट्टी है तो धूल है, धूल है तो मिट्टी है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उनके धूल से ही होती है। मिट्टी को जो हम पहचान लेना है, इसमें बहुत तरह के ज़मीन होते हैं। जिस तरह से रेगड़ भूमि कहते हैं, जिस तरह से पत्थरों वाला ज़मीन कहते हैं, जिस तरह से लाल मिट्टी वाला भूमि कहते हैं, इस तरह से बहुत सारे भूमियाँ होती हैं। उनका जो सार पहचान लेना चाहिए। जैसा कि उस सार ऐसा पहचाना जाता है कि इसका एक खेत है, वो खेत के अंतर्गत जो मिट्टी को लिया जाता है, वो मिट्टी को लेने के बाद यह कह सकते हैं कि मिट्टी जो होती है, मिट्टी से बहुत कुछ बना सकते हैं। मिट्टी से बहुत कुछ बना सकते हैं। और धूल और मिट्टी के रंग रूप कहना अपना धूल से ही होता है। जैसा कि जब मिट्टी को लेके उसको परीक्षाएं करते हैं, वो परीक्षाएं करने के बाद हम ये पता लगता है कि ये कैसा मिट्टी, अच्छा ज़मीन है या ख़राब ज़मीन है। अच्छा ज़मीन है तो इसमें कैसे फसलें बनाते हैं, नहीं है तो कैसे फसलें नहीं बना सकते हैं। इस तरह का सोच जो होता है, रिसर्च से होता है, वो पूरा ये धूल से ही होता है, मिट्टी से ही होता है। यही कहना चाहते हुए आगे बढ़ते हुए कवि कहते हैं, धूली सोने का मिट्टी को कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकले जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति वहाँ की तहाँ स्थित रह जाती है। चांदनी रात में मेले के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की ताई स्थिर रह जाती है, जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मेरे जाने वाली गाड़ियों के पीछे से कवि कल्पना की भांति उड़ाती चलती है, जो शिष्यों के मुँह पर फूल की पंखुड़ियाँ पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। धूल उसका नाम है। जैसा कि हम घरों में जो कुछ करते हैं, घरों में बहुत कुछ बता सकते हैं,
जैसा कि चांदनी की रात में भी उड़ता है, घरों में उसको घरों में से आता है, अच्छे अच्छे फूल को हम पिका लेते हैं, उस फूल को हम आगे खरीदने के लिए जाते हैं, तो फूल खिलता है तो उसे मिट्टी, भगवान की कृपा के साथ साथ मिट्टी के कणों का, धूल का भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। समझ में आ रहा है? हर चीज़ में मिट्टी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कहने का मतलब है मिट्टी है तो ही सब कुछ है, मिट्टी नहीं तो सब कुछ नहीं है। हम जो घर बनाते हैं मिट्टी पे, हम जो खाते हैं मिट्टी में से बने हुए चीज़ों को, हम जो वैद्य, जो हमारे डॉक्टर्स ने हमें जो कहते हैं ये करो वो करो, वो मिट्टी में से ही बनाई हुई चीज़ों को ही लेकर कहते हैं। इस तरह से हर चीज़ को हम ले लेते हैं, हर चीज़ को हम खा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है जब भी मिट्टी का ऋण चुकाना चाहिए, मिट्टी को कभी ना कभी एक दिन उसका ऋण जरूर चुकाना चाहिए, तभी हम खुशी से रह सकते हैं, कहने का मतलब। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। वह प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता में निमंत्रण पत्र में गोधूली के बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ, वह कविता को वाडंबना थी। और गाँवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है, वह हाथी घोड़ा के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूल है। कहने का मतलब ये है जैसा कि जो कुछ भी कहना है, धूल आसानी से जो कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। संपत्ति को बढ़ाना भी धूल से ही हम होता है, मिट्टी से ही होता है। शहरों के हिसाब से गाँवों में ही इस तरह के चीज़ें ज़्यादा होते हैं, धूल और मिट्टी। लोग इसको ही ज़्यादा लाइक करते हैं। और गोधूली में इसका बहुत ज़्यादा संचालन होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में धूल का क्या मतलब होता है मालूम नहीं है, लेकिन आजकल वो भी मालूम हो रहा है। जैसा कि गाँवों में उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, गाँव में जो उत्पन्न होती है धूल वो सिंपल से आती है चले जाती है। गोपालों के पदों की धूली है, जो लोग क्रिएट करते हैं धूली को, ऐसी धूलियों को हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन कवि लोग अच्छे से क्रिएट करते हैं। ऐसे धूली को हम बहुत ज़्यादा देखना होता है। नीचे के धुरी समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसे माथे से, योद्धा उस आँखों से लगता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यकीन है मुक्त होने इनकी चरम व्यंजन के लिए धूली से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाहने, धूल झाड़ने आदि क्रियाएं प्रचलित थी। जब धूल आता है तो साफ भी हो जाता है और आगे भी बढ़ता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये अपने जीवन में एक हिस्सा है। धूल, धूली, धूली, धूर आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है। धूल जीवन को यथार्थवादी गद्य, धूली इसका कविता है। धूली धन्यवादी दर्शन है, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है और धीरे लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इस सब का रंग एक ही है,
रूप में भिन्नता जो भी हो, मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह के होते हैं, लेकिन धूल कहते हैं शरद के धूल उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उनका सहज रंग है। जैसा कि मैं आपने बताया, धूल, धूली और व्यंजनाएं अलग अलग नहीं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में संदिग्ध है, यथार्थवादी है। जो भी सच कहता है वो यथार्थवादी कहलाता है। तो हम इस यथार्थवादी विषय में हम बहुत आगे ले जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे कह सकते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। हमारे देश में जो धूल होता है उसको थोड़े लोग माथे पे लगा लेते हैं, इस तरह कुछ। माथे पे लगाओ या ना लगाओ, लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ, यह एक धूल है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। और प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इसको एक जो बंदे रखते हैं उसको दिया जाता है। उसको ज़्यादातर इंटरेस्ट दिखाते हैं लोग, क्योंकि बांध रखना अच्छा नहीं लगता है किसी को, छोड़ देना ही अच्छा लगता है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भर हर हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की क्रांति आँखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी वह अलट कर चोर भी करेंगे। और अब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। तब हम हीरे से लिपटा हुई भूल की भी साथ में लगाना सीखेंगे। साधारणतः जो भूल से भी हम जो सीखना चाहते हैं वो सीखना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए। और धूल से हमें क्या लाभ होता है वो भी सीखना चाहिए। और धूल से इतने सारे फ़ायदे होते हैं तो हम लोगों को उसके बारे में बात करनी चाहिए। कहने का मतलब निष्कर्ष के अंतर्गत, कंक्लूडिंग के अंतर्गत मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आज दुनिया में जब से पैदा हुए मरने तक हम भूमि से ही मिलावट है। जैसा कि धूल से ही मिले जुले रहना है, और धूली जैसा कि मिट्टी के ऊपर ही रहना है, आखिर में मिट्टी में ही मिलना है, मिट्टी में ही जाना है। तो अब हम घमंडी ना करना चाहिए कि हम ये है, हम वो है बोल के। जब घमंडी ज़्यादा होता है तो ऐसे परिस्थितियाँ ही आते हैं। कहते हुए आज इस लेसन को मैं कंप्लीट किया हूँ, इस पार्ट कंप्लीट हो गया है। आप सब लोगों को CBSE 9th ग्रेड फर्स्ट लेसन समझ में आया होगा। और जो भी डाउट्स है कमेंट्स के रूप में आप रखिए। आपको जो कहना है, जो मालूम नहीं है, उनके बारे में भी हमको बातचीत कराइए, और हम उसके जो आपको समझ में नहीं आया है उनको भी हम क्लियर करेंगे। और आप सभी लोगों को फिर से नमस्कार कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और 24 जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारे चैनल ऐसे हिंदी टीचिंग TV चैनल जितना आगे बढ़ता है, अभी तक बहुत आगे बढ़ा है अल्लाह से, भगवान की कृपा से। आप सभी लोगों ने ऐसा ही हमें बहुत रिस्पेक्ट दिया है, ऐसा भी हम लोगों को आपने बहुत सुहाना अवसर दिया है, और बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये सुनते ही छोड़ना नहीं चाहिए। कितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सभी लोगों को गैदर करना होगा, एक लेसन टाइटल लेना होगा, उसके ऊपर डिस्कशन करना होगा, और उसके साथ साथ बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाना होगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी लोग अच्छे से ध्यान से सुनो, जो भी कमेंट्स रखना है अच्छे से रखिए, जो डाउट्स है उसको पूछिए। आपके लिए हमेशा मैं आज से मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास रखने वाला हूँ। और इस तरह से मैं कहने का मतलब ये है कि सब लोग अच्छे से रहे, सब अच्छे से पढ़े, और CBSE स्टेट सब लोग, जिसको मेरा चैनल अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करे,
जिसको अच्छा लगता है वो लाइक करे, जिसको और भी अच्छा लगता है शेयर करे। और इस तरह से मैं ये पार्ट को कंप्लीट करता हूँ। कल सेकंड पार्ट में चले जाएंगे। आप सबको ये लेसन समझ में आया बोल के समझते ही आप सभी लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।